और यहाँ पे प्लस A2B1 है, और यहाँ क्या है A1B2 प्लस है, तो यहाँ A1B2 माइनस है। तो यानी कुछ आप अगर सोचो तो लॉजिकली सोच पा रहे हो ना कि सर साइन का कोई फर्क है। आपके पास स्टूडेंट क्या है कि आप अब क्या करना है, देखिए ट्रिक यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो B1 किसके साथ जाएगा, C1 के साथ। B1 आ गया देखिए C1 के साथ, पहले नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ये याद रखिएगा। फिर B2 किसके साथ जाएगा स्टूडेंट, तो C1 के साथ। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 किया तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 तो आ गया। ठीक है सर, नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब C1/C2 फाइंड आउट किया तो देखा कि नहीं आ रहा है बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया कि A1/A2 इज। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर, गाइड और मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.4 किया था, है ना। तो उसको उस सेशन को हमने कंप्लीट किया था अपना, जितना भी न्यूमेरिकल्स था। कुछ एक न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स आपने किया और बाकी मैंने आपको बताया, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ, है ना, इस नए सेशन में। तो देखते हैं कि इस नए सेशन में आज हमारा टॉपिक क्या है और हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज इस नए सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक को पहले समझेंगे, देन आफ्टर वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, है ना। उस टॉपिक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नेम जो है ना, नेम एक्सप्लेन इटसेल्फ, नाम ही बता रहा है ना, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता होगा। अगर फ्रैक्शन 1/2 होता होगा इक्वल टू 2/5 होता होगा तो कैसे होगा, 1/2, है ना, इज इक्वल टू अगर 2/5 होता होगा, इस तरह से अगर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लगा कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक व्हिच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो नाम ही बता रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस नए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, हमने एक एग्जांपल लिया, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं स्टूडेंट, 1 मान लेता हूं। ठीक है, और फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, ये जो मैं लिखा हूं ना, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप लोग अननोन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली हैव मेनी सॉल्यूशन। जब ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बहुत बार हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, सो मेनी टाइम्स आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन फॉर यू। ओके, तो चलिए, तो इससे आप अवेयर नहीं है, हाँ सॉरी, इससे आप अवेयर हैं, है ना। तो अब देखिए, इसमें A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 कह दिए, इसको इक्वेशन 2 कह दिए। अब देखिए इसमें क्या करना है स्टूडेंट हमें, कि सबसे पहले आप एक बात बताइए, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, एलिमिनेशन मेथड देखा एंड ज्योमेट्रिकल मेथड भी देखा था, है ना। जैसे ग्राफ बना करके भी हम लोग सॉल्यूशन लाते थे, है ना, इस तरह से देखा था। बट आज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि वही सिस्टम है, जैसे कि ये नंबर है, 2 वेरिएबल्स है, तो कोई एक को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एलिमिनेट करेंगे, है ना, उसको कंप्लीटली हटाएंगे। बट ये है कि फिर उसके बाद उस वैल्यू को जो फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, उसको हम उस इक्वेशन में पहला या दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो दूसरा वेरिएबल हमें मालूम चलेगा। इस तरह से है ना। तो देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये है। तो एक चीज अब बताइए कि मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं किसी तरह से कोई एलिमिनेट हो जाए, है ना। तो देखिए मैं पहले ये सोच रहा हूं कि B1y और B2y को एलिमिनेट करूं, तो आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है ये, इसका कोएफिशिएंट ही अलग है। और आपने बताया था पिछले लेक्चर्स में भी कि जो भी स्टूडेंट कोएफिशिएंट अगर सेम होता है, वेरिएबल सेम है, ठीक, कोएफिशिएंट भी उसका अगर सेम होगा, तब हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। ये आप बोलोगे मेरे से कि सर आप ही ने बताया, बिल्कुल। तो अगर स्टूडेंट इसका देखिए कोएफिशिएंट ऊपर वाले y का B1 है,
नीचे वाले y का b2 है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक क्लू है कि हम सर यहाँ पे आप बोलोगे कि सर एक काम कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ b2 से, किससे कर दें, b2 से, ठीक, और नीचे में किससे कर दें मल्टीप्लाई, b1 से, है ना। तभी तो देखिए b2 से मल्टीप्लाई करोगे आप b1 b2 y, और यहाँ b1 से करोगे तो b1 b2 y, देन यू विल एलिमिनेट इट, तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, है ना, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही हमने किया है, b2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 b2 c1 इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर नीचे में क्या है कि b1 से मल्टीप्लाई तो a2 b1 हो जाएगा, a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और आपको पता है कि बच्चे से हम लोग सीखते आ रहे हैं, ये भी बताया था आपको पिछली लेक्चर्स में स्टूडेंट, कि ये जो टर्म है ना, ये वाला है, इसमें से इसको पूरा घटा देते हैं, तभी तो एक एलिमिनेट होगा और दूसरे का हमें वैल्यू मिलेगा, और उसी वैल्यू को फिर किसी इक्वेशन में रखेंगे तो जो एलिमिनेट हुआ था, है ना, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हमें मिल जाएगा। यही ना करते थे। चलिए तो अब देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस घटाएंगे नहीं बच्चे की तरह, हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे कर लेंगे ये काम। तो ये देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस आप कर दो न्यू साइन, ये प्लस है तो यहाँ माइनस न्यू साइन कर दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस न्यू साइन लगा देंगे, ठीक। अब आप घटाओ, तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर b1 b2 y ये प्लस माइनस ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कर दिए कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कैंसिल आउट। अब देखो स्टूडेंट a1 b2 x माइनस a2 b1 x हो जाए, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, b2 c1 माइनस b1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आप क्या करोगे, मैं कहूं कि x आप कॉमन ले लो, देखो आपने x कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लिया x तो क्या बचेगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू, देखिए अब इस टर्म को टोटल उधर ले जाओगे आप इक्वल टू के बाद, तो साइन चेंज हो जाता है एज यू नो। तो ये क्या है, b1 c2 है, b1 c2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैंने पहले लिख दिया इसको b1 c2, और ये देखिए b2 c1 है, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया माइनस b2 c1, ठीक है स्टूडेंट। x इज इक्वल टू, अब x फ्री करोगे आप तो ये टर्म तो रहेगा ही, है ना, ये मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये स्टूडेंट हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास क्या मेथड है, आप कहोगे कि सर इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो करते थे x का जो वैल्यू आया, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x, है ना, इन एनी वन इक्वेशन, 1 या 2 किसी एक में हम रख के y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा x का जो वैल्यू है, ये वाले इक्वेशन में आप रखते हो, x के जगह पे क्या रखोगे, ये पूरा वैल्यू, होल वैल्यू यू विल पुट हियर, है ना, हियर यू विल पुट ऑल द वैल्यू ऑफ x, है ना, यहां पे पुट करोगे, कोई बच्चा यहां भी कर सकता है, नो इशू, तो यहां पे पुट करोगे, है ना, तो यहां पे पुट करोगे तो y हम फ्री करेंगे। लेकिन एक चीज स्टूडेंट बताना कि जब ये पूरा वैल्यू को a1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, a1 b1 c2 a2 a1 b2 c1, इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हो सके तो आगे फिर मुश्किल होगा करने में, यू विल फाइंड डिफिकल्टीज, है ना, इन फर्दर प्रोसेस, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा चेंज लाएंगे, बदलाव क्या लाएंगे कि देखिए हमको y ही फाइंड आउट करना है ना, क्या फाइंड आउट करना है, आप बोलोगे सर y ही फाइंड आउट करना है, बिल्कुल, तो हम क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड ये वाला हम पुट करें वैल्यू फिर गुना भाग करें, जो आपने ये मेथड बताया है इसमें अब क्या करेंगे कि हम इक्वेट कर देंगे इसको, है ना, इक्वेट कर देंगे, इस तरह से करेंगे कि इसका कोएफिशिएंट सेम हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा जैसे हमने x फाइंड आउट किया इसमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब मैं उतना गुना भाग क्यों करूं सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू, मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने x फाइंड आउट किया है जिस तरीके से, उसी तरीके से मैं y फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो देखिए फिर से मैंने वही टर्म लिखा 1 2, ठीक है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट हमें क्या करना है इस बार कोएफिशिएंट सेम करना x का, तभी तो x कैंसिल आउट होगा, देन यू विल एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y हियर। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
चलिए, तो यहां पे हमने क्या क्या किया, x को इक्वेट करना चाहा कि इसका कोफिशिएंट को हम बराबर कर दें तो साइन जब चेंज करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए, इसमें मल्टीप्लाई इसको इक्वेट करना है, इसको हमको बैलेंस करना है, a1 a2 को कोफिशिएंट को सेम करना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे मल्टीप्लाई कर दो आप a2 से, चलिए a2 से, यहां पे आप कहोगे कि सर मल्टीप्लाई कर दो किससे, a1 से, यही ना होगा, ठीक। तो देखिए आपके पास अब आ गया, a2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो स्टूडेंट a1 a2 x, फिर b1 a2 y प्लस a2 c1 आ गया। फिर अब नीचे में a1 से मल्टीप्लाई करना है तो a1 a2 x, फिर a1 b2 y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब साइन चेंज करते हैं, हम करते हैं ना, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। अब देखिए कितना इजीली ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या लिखोगे आप, a2 b1 y माइनस, ये नया साइन लेंगे ना, a1 b2 y प्लस इसका a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब वही जो आपने x फ्री आउट करने के लिए किया था, फ्री करने के लिए y अब कॉमन ले लो, है ना। तो क्या बचेगा, a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू, इस चीज को इक्वल टू को उस तरफ ले जाओगे, देन यू नो इट वेरी वेल दैट साइन विल बी चेंज, ठीक। तो यहां पे ये देखो, ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का पहले लिख लो, a1 c2, है ना, लिख लिए। अब ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस a2 c1 हो गया। y फ्री कर लो, ये टर्म तो रहेगा ऊपर सर, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के बाद डिवीजन में हो जाएगा, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y आल्सो, a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2, है ना। तो एक चीज स्टूडेंट, दोनों में आप देख रहे हो x का वैल्यू में और y का वैल्यू में क्या है, ऊपर भी चेंज है, नीचे चेंज है क्या, तब बोलोगे यस सर, नीचे साइन का चेंज हो रहा है सर, यानी कि माइनस a2 b1, है ना, और यहां पे प्लस a2 b1 है, और यहां क्या है, a1 b2 प्लस है, तो यहां a1 b2 माइनस है। तो यानी कुछ आप अगर सोचो तो लॉजिकली सोच पा रहे हो ना कि सर साइन का कोई फर्क है। तो आप एक चालाकी क्या किए कि ठीक है सर, आप क्या करो, इसको एज इट इज रहने दो, नीचे आप माइनस कॉमन ले लो। अब देखो माइनस जब मैं कॉमन ले लूंगा यहां से तो क्या हो जाएगा, a2 b1 प्लस प्लस ये टर्म अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए जब माइनस आप कॉमन लिए तो क्या हो गया, a1 b2 माइनस a2 b1, साइन चेंज कर गया, है ना। और चेक करना है आपको, तो देखो ब्रैकेट माइनस से खोल लो, तो आना चाहिए ना इसके बराबर, चेक करना है तो ब्रैकेट खोल लो, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस। तो देखो a2 b1 प्लस में है, a2 b1 प्लस में है, और फिर ये माइनस में होना चाहिए a1 b2, देखो यहां है माइनस में a1 b2, है ना। तो साइन जब खोलोगे तो वापस यही आ जाएगा, इस तरह से आपको लिख देना है। तो जब माइनस कॉमन लोगे, देखो यहां अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस में, तो इसीलिए यहां पे लिख दिया, देखिए a1 b2 प्लस में, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में a2 b1, तो देखिए यहां लिख दिया माइनस a2 b1। और अगर इस तरह से लेने में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता होगा ना, तो आप माइनस हो ना तो ब्रैकेट जरूर लिखना, तो ब्रैकेट आप ओपन कर लो, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो वापस ये चीज मिलना चाहिए ना, ये वाला टोटल। अगर दिक्कत हो तो इफ यू कंफ्यूज्ड देन, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये आना चाहिए, तो देख लो आप ब्रैकेट खोलो, माइनस a1 b2 है, और ये माइनस जब ब्रैकेट खोले तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो a2 b1 प्लस में होना चाहिए, देखो a2 b1 प्लस में है ये वाला साइन, है ना। तो इससे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, अगर मिस्टेक भी हो रहा हो तो आप पकड़ लोगे, है ना, तो आप चेक कर सकते हो यहां से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। तो आपके पास ये, अगर मैं कहूं कि ऊपर भी कॉमन ले लो तो आप कहोगे ठीक है सर माइनस कॉमन ले लो ऊपर में, चलो तो माइनस जब कॉमन लिए तो चेंज हो जाएगा ना, a2 c1 माइनस a1 c2 माइनस a1 c2 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास स्टूडेंट क्या आया, y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये टर्म आ गया समझ में आपको। अब आगे देखिए, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। देखिए आप अपना पन्ना देखिए, पेज देखिए, पेज में x का वैल्यू क्या है, देखिए वहां पे x का वैल्यू हमने लिखा है
B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड अपॉन A1B2 माइनस A2B1। आप कॉपी देखिए अपना, लिखा हुआ है, ठीक। ये अब स्टूडेंट एक बात बताइए, x का वैल्यू ये हुआ, y का वैल्यू ये आया। तो अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो याद रखना होगा। ये आपको कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है इसको याद रखना, है ना? कैसे याद रह सकता है कि सर इतना कंफ्यूजिंग है, B1C2 कहीं A1 B1 C1 D1 इस तरह का है, तो कैसे, मुश्किल है ना। तो इसीलिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। अब पता चलेगा आपको कि नाम कैसे आया, है ना। तो उस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे याद रखने का, और वही तरीका है जिससे हम याद रख भी पाएंगे, है ना। तो ये मुश्किल है, ये आप तो छोड़ दो, मुझे भी नहीं याद रहेगा ये। तो अब क्या करेंगे, अब तरीका उसका समझते हैं। देखिए x, ये जो पोर्शन है ना स्टूडेंट, ये जो है, ये जो ऊपर का है इसको आप नीचे ले आओगे तो x के डिवीजन में आ जाएगा ना। x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ये नीचे आ गया तो वहां ऊपर 1 हो गया, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन A2B1 माइनस A2B1 सॉरी A1B2 माइनस A2B1 के। इसको इक्वेशन थर्ड कह दिए। अब उसी तरीके से y का वैल्यू क्या है, A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड अपॉन A1B2 माइनस A2B1, है ना। ये है y का वैल्यू। तो इस टर्म को, ये जो टर्म है पूरा, इस टर्म को आप इधर लाओगे, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो y के डिवीजन में आ जाएगा। तो y अपॉन A2C1 माइनस A1C2 ये लिख सकता हूं मैं, लिख दिया। तो अब ये टर्म जब नीचे आ गया तो वहां ऊपर में क्या बचा, 1 बचा। तो 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये देखिए x का वैल्यू, ये x अपॉन दिस एंड y अपॉन दिस, ये दोनों देखिए ये आपके इक्वल है कि नहीं है। 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 और 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो आप पूछोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, बिल्कुल अगर दोनों सेम है बाबू, तो मान लो कभी भी आपको मैं पढ़ाया हूँ, बताया हूं कि x इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू जेड है, ऐसा x y के बराबर y z के बराबर, तो क्या मैं कह सकता हूं x इज ऑल्सो इक्वल टू z, होगा ना। देखो x किसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मैं कहूं कि तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा, वो भी होगा, है ना, होगा ना। क्योंकि देखो ये इसके जगह पे ये दोनों सेम है, तो ये जो है ना इसके जगह पे ये वाला टर्म वहां उठा के रख सकते हो ना। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तीनों एक तीसरे से, एक दूसरे से, सब तीनों बराबर हो जाए कि नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना, कोई इशू। तो वही लिखा हूं मैं, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये तीनों आपस में बराबर होंगे, समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, अब हमें x y और 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो याद रहेगा नहीं। तो अब देखिए तरीका, आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेमोराइज करना है कि पहले BCAB लिख लेना है आपको, है ना। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। अभी मैं लिखता हूं, देख लेना। इसको देखो B1, इसको B2, ये C1, ये C2, ये A1 A2, ये B1 B2। तो एक चीज बताओ, ऊपर नीचे पहले ऊपर का लिखते थे A1x B2x B2y इस तरह से। तो आप याद रखो कि ऊपर का जो है ना सब A1 का होगा और नीचे का सब 2 का होगा, क्योंकि जनरल फॉर्म आप अगर तरीका देखो तो याद रखने का, जनरल फॉर्म हम A1 वाला ऊपर लिखते थे, A2 वाला नीचे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि BCAB ऐसे करके है ना। तो 1 1 आएगा ऊपर में, नीचे में 2 2 आएगा। तो देखो आपको सीरीज मिल जाएगा ना, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 मिल गया। अब आपके पास स्टूडेंट क्या है कि आप अब क्या करना है, देखिए ट्रिक यहां पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो B1 किसके साथ जाएगा, C1 के साथ। B1 आ गया, देखिए C1 के साथ, पहले नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ये याद रखिएगा। फिर B2 किसके साथ जाएगा स्टूडेंट, तो C1 के साथ, ठीक है।
ये हुआ काम किसका? देखो अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे आप, अगर मैं यहाँ पे मान लो ये किसके बटे में लिखते हैं, एक्स के बटे में ये सब रहता है, तो आप बोलोगे सर एक्स क्यों लिखे यहाँ पे, वाई क्यों नहीं लिख दिए? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट B1 C2 के साथ क्रॉस कर रहा है मल्टीप्लीकेशन, B2 C1 के साथ, देखिए B1 C2 B2 C1, ये BC का जो टर्म है ये किसके साथ है? तो x के साथ है, तो x अपॉन जो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ये x अपॉन ही देगा ना, y अपॉन तो देने वाला नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब यहां देखिए स्टूडेंट, अब इसका काम हो गया B1 C2 और B2 C1 का। अब देखिए ऊपर से नीचे आना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो C1 जाएगा A2 के साथ, देखिए चला आया C1 A2 के साथ, अब C2 A1 के साथ जाएगा ऊपर की ओर, हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए अगर मैं यहां पे अगर कह दूं, ये तो इसका हुआ बात, अगर मैं फिर यहां से कह दूं यहां का, तो यहां मैं y लिख दूं, y अपॉन ही होगा ना ये, क्यों? क्यों देखिए ए और सी का बात कर रहा है, ए सी का बात कर रहा है, 1 2 अभी छोड़ दो, ए सी का बात कर रहा है, देखिए सी ए, तो इस टर्म जो देगा वो y अपॉन ही देगा, तो आप देख सकते हो, तो यहां पे मैंने y लिख दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करेंगे तो मैं क्या बताया, ऊपर से नीचे A2 आ जाएगा बाबू B2 के B2 के साथ, A1 आ जाएगा B2 के साथ। अब नीचे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो अब ऊपर का करेंगे नीचे से, देखिए A2 B1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया इसका, तो ये क्या देगा? देखिए बाबू बताइए ये क्या देगा? ये देगा 1 अपॉन, देगा कि नहीं देगा? देखिए AB का बात है, यहाँ पे AB का बात है, तो आप यहां से बहुत इजीली समझ गए। एक बार फिर से देखिए, x अपॉन ये था, y अपॉन दिस एंड 1 अपॉन दिस। तो स्टूडेंट यहां पे जो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आया होगा, कैसे आया होगा? क्योंकि उसने देखा, जिसने भी बताया उसने देखा कि अच्छा BC है और B और C का है, तो यानी कि उसने क्या किया, B1 B2 किया होगा, C1 C2 किया होगा, फिर इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर से नीचे पहले आएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर इसमें क्या कहिए, ऊपर से नीचे आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, इसमें भी ऊपर से नीचे आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ये चीज से आपको अब कितना आसानी से याद हो गया। आपको क्या लिखना है, BCAB, और ऊपर का आप याद रखो, क्योंकि हम A1 से लिखते थे ऊपर का जनरल फॉर्म, और नीचे क्या लिखते थे, A2 से जनरल फॉर्म लिखते थे ना, A2x, ऊपर में क्या लिखते थे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, नीचे लिखते थे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर से सब 1 से याद रखिए तरीका, नीचे 2 से याद रखिए, सब याद रखने का तरीका मैं बताया आपको। तो ये से आपको याद हो गया, केवल BCAB याद रखना है, फिर B1 A1 A मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे लिख लेना सीरीज के अनुसार। तो स्टूडेंट इससे अब क्या हो गया, आपकी चीजें बहुत आसान हो गई ताकि याद रखने के लिए। अब क्या है कि ये चीज तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो एक न्यूमेरिकल इस पे करके देखेंगे, देन हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इसका एक एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 का 1 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक क्वेश्चन देखने से क्या होगा कि जो भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में जो कंसेप्ट को समझा है उसको देखने से, बनाने से और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है आपके पास, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स आपके पास। तो एक चीज बताइए आप यहाँ पे कि हमने आपको क्या बताया था कि A1 B1 C1 इस तरह से निकालेंगे, A2 B2 C2 और उसको क्रॉस करेंगे, है ना। तो देखिए पहला इक्वेशन है, तो इसको बाबू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जनरल फॉर्म से। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, ये देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सब मैं आपको बहुत बार बताया भी हूं इस चैप्टर में, तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हो प्लीज उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि पीछे का जितना लेक्चर्स है उसको जरूर देखें, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाएं और एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ते हुए हैं यहाँ तक, तब मजा आएगा और आपको चीजें समझ में भी आएंगी, है ना। चलिए तो देखिए
यहां से ऑन कंपेयरिंग स्टूडेंट हम क्या बोलते थे पिछले लेक्चर्स में, जो भी मेरे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं मेरे से, है ना, वो जानते होंगे, है ना, और भी बच्चे जान रहे होंगे, बट मैंने ये बताया है बार बार, ये जानते होंगे हमारे बच्चे, है ना। तो देखिए ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू 1 होता है ना। तो देखिए A1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कंपेयर से वैल्यू, B1 का क्या होगा -3, C1 का क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो अब ये तो हो गया इसकी बात। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x - 9y - 2 = 0 है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको भी कंपेयर कीजिए, तो सेकंड जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, a2x + b2y + c2 = 0, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग क्या है, a2 = 3 हो जाएगा, b2 = 9 हो जाएगा, c2 = -2 हो जाएगा। ये आ गया। अब स्टूडेंट बताइए कि मैं आपको क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, BCAB, ये याद रखना था आपको सिर्फ, है ना, BCAB, और ऊपर वाला जितना है 1, नीचे वाला जितना है 2, है ना, 2 बार लिखना था BCAB, फिर नीचे BCAB, है ना। देखिए मैंने भी वही किया है, BCAB, BCAB। अब देखिए ऊपर का सब 1 होता है, नीचे का 2, ऐसे याद रखना है आपको। तो देखिए B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। तो स्टूडेंट ओवरऑल एक चीज बताइएगा आप हमको यहाँ पे कि ये जो है पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसका वैल्यू देता है बटे में, तो x का, और ये किसका देता है बटे में वैल्यू, तो आप बोलोगे y का। ये किसका देता है बटे में वैल्यू, तो कहोगे 1 का। x बटे ये आएगा, y बटे ये है, 1 बटे ये है ना, मतलब अपॉन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट क्या बोला था मैंने, ऊपर से नीचे आना है पहले, तो B1 C2 से हो जाएगा, और फिर अब नीचे से ऊपर जाना है, तो B2 C1 से हो जाएगा। इसी तरह से C1 A2 से और C2 A1 से, उसी तरह से A1 B2 से और A2 B1 से, ये हो गया। तो ये काम कंप्लीट हुआ। अब देखिए तो B1 का वैल्यू क्या आपके पास, देखिए क्या रखे हैं, B1 -3 है, B2 देखिए क्या है, B2 कहाँ है, B2 -9 है। अब यहाँ पे क्या है, C1 कहाँ है, ऊपर C1 का देखिए -3, C2 क्या है, C2 -2। अब यहाँ पे आइए A1 कहाँ है वैल्यू, A1 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 B2 A2 कहाँ है, A2 देखिए 3 है, 3 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 है -3, और B2 क्या है, B2 ये -9, ठीक है, हो गया यहाँ पे। तो वो चीज लिख लिया। अब स्टूडेंट क्या करोगे, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, मैं बताया हूं ना, इसको ऐसे, है ना। अब इसको नीचे से ऊपर, फिर -3 को 3 से ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर से नीचे पहले, और फिर नीचे से ऊपर। दिस इज द मेथड वी हैव। और ये क्या देगा, x का बट्टे में देगा, ये y के बट्टे में देगा, और ये 1 के बट्टे में देगा, मतलब अपॉन में। तो देखिए गुना कीजिए, 3 दूनी के 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो गया। और ये टर्म जो आएगा उसको माइनस करते हैं, ये पता है x अपॉन ये टर्म, इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इसको करेंगे, और इसको जो दूसरा टर्म है ना उसको घटा देते हैं, यही है। आप याद करो अभी मैं क्या बताया था कि बच्चे की तरह बताया था ना कि ये माइनस करेंगे, माइनस नहीं करके हम लोग साइन कन्वेंशन कर लेते, साइन चेंज कर देते थे, है ना, कर देते थे ना साइन चेंज। बस उसी तरीके से इसमें है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए लेकिन सेम प्रोसेस रहेगा, वही रहेगा, है ना। तो 3 दूनी के 6 हो गया, तो 6 हो गया, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई में। अब ये देखिए -9 - 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 27 होता है, तो प्लस में, लेकिन बीच में हमको माइनस साइन देना है क्योंकि इस टर्म में से इस टर्म को घटाना है, ठीक है। 6 - 27 ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला, तो y अपॉन 3 9 होता है, तो -9, फिर माइनस टर्म देंगे, उसके बाद -2 × 1 तो -2, तो -9 माइनस -2, तो ये लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो -9 माइनस 3 3 9 माइनस -9, ठीक, ये वाला भी हो गया हमारा। अब देखिए x अपॉन 6 में से 27 घटेगा ना, हाँ, तो -21 आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -9 + 2 तो -7 हो जाएगा, ठीक है। -9 और ये -9, और ये देखिए ये -9 है, ठीक है। ये माइनस और ये -9 क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, -9 + 9, तो कैंसिल आउट करके क्या होगा, 1/0। तो अब देखिए 1/0 समथिंग होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, इनफाइनाइट।
है ना। तो यहीं से अब मुझे पता चल गया स्टूडेंट कि अब सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, ठीक, क्योंकि अपॉन जीरो आ गया। लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, दिस, अब ये तीनों इक्वल है ना, एक्स वाई जेड बताया था ना, तो एक्स एक्स ये वाई मान लो, इसको जेड मान लो, तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, तो हम एक्स इज इक्वल टू जेड कर सकते हैं ना। तो एक्स अपॉन -21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0, तो -21 उधर चला गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, -21/0। वाई इसी तरह से फाइंड आउट करोगे तो -7/0। तो क्या ये पॉसिबल है, ये इनफाइनाइट हो गया। तो जब कुछ चीज इनफाइनाइट हो जाता है, हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, उसको हम पता ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट मतलब आप जितना सोच सकते हो उससे भी बड़ा, है ना, जितना आप छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा। तो ऐसे भी आप लॉजिकली देख रहे हो, नो सॉल्यूशन आएगा, क्यों, अपॉन जीरो आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये हुआ एक बात। तो स्टूडेंट अब समझिए, एक ये क्वेश्चन मिला, तो इतना करने के बाद लास्ट में देखिए जीरो आ गया बटे में, तो अब कह दिए कि अच्छा इनफाइनाइट हो गया सर, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये नहीं ऐसा हो सकता है कि हम केवल इक्वेशन देख के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके हम पता कर ले नो सॉल्यूशन। अब इतना मेहनत की है, लास्ट में क्या आ रहा, नो सॉल्यूशन। तो ऐसा कुछ ट्रिक होगा ना, ऐसा कोई तरीका होगा ना सर कि इतना ना करना पड़े और मैं पहले ही बता दूं कि नो सॉल्यूशन है या क्या है, ठीक, ये दिमाग में आएगा आपका। तो चलिए इसको भी हम जानते हैं। ये तो एक तरीका हो गया, है ना, बट इतना ना करना पड़े उसके लिए अब क्या, कौन सा तरीका है उसको समझते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं इसका, है ना। देखिए x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, P1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। आप अपना कॉपी देखिए, उसमें पता चलेगा आपको। अब देखिए आगे, यहां पे जो वैल्यू नीचे का जो अभी हमने बताया था आपको, वो जीरो आ रहा था, जिसका नो सॉल्यूशन हुआ। तो देखिएगा कि जीरो जब आया, किसका वैल्यू जीरो आया था। तो आप कहिएगा कि सर ये जो आप इक्वेशन लिखे हैं ना x का, तो नीचे का वैल्यू जीरो आ रहा है। किसका वैल्यू जीरो आ रहा है स्टूडेंट, नीचे का, अपॉन में। तो मैं उससे अंदाजे से कह सकता हूं फिर कि नीचे का जब वैल्यू जीरो आया है, यानी कि किसका वैल्यू जीरो आया होगा, इसका वैल्यू। क्यों, क्योंकि x अपॉन लिख रहे थे ना आप, y अपॉन लिख रहे थे, है ना। तो x अपॉन y अपॉन x का वैल्यू, है ना, निकाल रहे थे। तो अपॉन में जो आया था आपके पास क्या आया था, जीरो आया था। जैसे x अपॉन था, y अपॉन था, 1 अपॉन था, तो तीनों का तो नीचे का तो सेम होता है। जैसे आपको मैंने ये बताया A1B2 माइनस A2B1, है ना, y का अलग था तो माइनस कॉमन ले लिया था, उसको बराबर कर दिया था। तो उससे हमको x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन जितना मिला तीनों बराबर था। तो उसका नीचे का टर्म तो बराबर था सबका, है ना, तीनों इक्वल था, नीचे का टर्म सब में क्या था, सेम था ना, ठीक। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि 1 अपॉन जीरो था, यानी कि सर नीचे का टर्म जीरो था। तो नीचे का टर्म जीरो था बाबू, तो एक चीज बताइए नीचे क्या है, A1B2 माइनस A2B1, ये है ना आपके पास, A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको आप उस तरफ ले जाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो A1B2 इज इक्वल टू A2B1 कह सकते हैं, ठीक। अब क्या कीजिएगा, A1 अपॉन A2 और ये B2 उधर चला जाएगा, ये A2 इधर आ गया, ये B2 उधर चला गया, तो क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये आ गया आपके पास। तो जब ये दोनों इक्वेशन जो फ्रैक्शन इसका बराबर आ गया एक दूसरे का, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हुआ इसका, है ना, सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक। तो अब देखिए ये हुआ एक कंडीशन कि जब आपने A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है, कब आता है, जब आप A1 B2 माइनस A2 B1 जीरो के बराबर लेते हैं, यानी कि इस नीचे वाले टर्म को जब जीरो के बराबर करते हैं। सर क्या कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है, यू में आस्क क्वेश्चन कि ऐसा कोई कंडीशन जब ना हो, बिल्कुल वैसा भी कंडीशन है। देखिए तो अब क्या कंडीशन लेते हैं कि मान लेते हैं नीचे का टर्म तो जीरो का बात कर लिए, अब मानते हैं कि नीचे का टर्म जब जीरो ना हो तो A1B2 माइनस A2B1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो A1B2 उस तरफ गया
तो नॉट इक्वल टू A2B1 हो गया। अब वही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, ये B2 इधर चला गया तो B1/B2। तो जब नॉट इक्वल टू आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो क्या मुझे इसमें C1/C2 फाइंड आउट करने का जरूरत है? तब बोलोगे नहीं सर, नो रिक्वायरमेंट। जब पहला ही कंडीशन में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो दिस विल गिव यूनिक सॉल्यूशन। तो नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ C1/C2। क्यों फाइंड आउट करें जब यही आ गया, नो यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। ठीक, अब आगे समझिए। अब देखिए यहां पे तो हम कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, है ना। क्या है इसका समझिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, इसका तो समझ लीजिए, तीसरा है ये। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये तो समझ में आ गया कि सर ये है तो नो सॉल्यूशन है। ठीक, और नॉट इक्वल टू है अगर इसका तो यूनिक सॉल्यूशन है। इतना समझ में आ गया। अब मैं कहूं कि C1/C2 फाइंड आउट कर दो तो आप अपना कॉपी में देखो, C1/C2 इज इक्वल टू क्या होगा? -3/-2 है ना। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो C1/C2 3/2 हो जाएगा। देखिए आप अपना कॉपी में यही होगा। तो अब यहां पे इसमें नॉट इक्वल टू में तो कोई जरूरत नहीं है C1/C2 फाइंड आउट करने का, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन दे दिया। इसमें अगर हमको आगे चाहिए तो C1/C2 जब हम फाइंड आउट करते हैं तो देखिए किसके बराबर आ रहा है? 3/2 के आ रहा है। और यहां देखिए A1/A2 वैल्यू रखा आपने तो कॉपी में देखिए लिखा हुआ होगा 1/3 इज इक्वल टू -3/-9। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3×3 9 है, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब बाबू क्या हो गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो हो गया। ठीक, ये दोनों बराबर तो आ गया। लेकिन जब C1/C2 हमने फाइंड आउट किया तो देखा कि 3/2 है। इसका मतलब स्टूडेंट हुआ नॉट इक्वल टू C1/C2। यू कैन राइट हियर, है ना। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 किया तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 तो आ गया। ठीक है सर, नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब C1/C2 फाइंड आउट किया तो देखा कि नहीं आ रहा है बराबर, तो यहां पे लिख दिया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि 3/2 तो आ नहीं रहा है, 1/3 आ रहा है ना। ठीक, तो देन हम क्या कह सकते हैं, ये वाला यहां से भी आप नॉट इक्वल टू C1/C2 ये लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया। तो ये क्या देगा? ये नो सॉल्यूशन ही देगा ना। क्या देगा? नो सॉल्यूशन। यहीं पता चल गया था, बट हमने C1/C2 निकाल के भी देख लिया ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो देखा कि ठीक है, इक्वल टू नहीं आ रहा है ना। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, तो नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज समझ में आया आपको। और एक दो कंडीशन है इसमें, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए इससे एक दो कंडीशन और है जो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके आगे देखते हैं और कौन सा कंडीशन है। देखिए कंडीशन क्या है, वहां पे लिखा हुआ है। आइए देखिए, A1B2 माइनस A2B1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो ये जब नॉट इक्वल टू का आता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ये आप जान रहे हैं, ये बताए अभी जस्ट, है ना। फिर A1B2 माइनस A2B1 अगर 0 के बराबर आ जाता है ना, दूसरा कंडीशन, तो हम क्या देखते हैं? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट उसमें देखिए कॉपी में अपने इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन आ जाता है। अब तीसरा कंडीशन में क्या है स्टूडेंट कि A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो A1B2 इज इक्वल टू A2B1। तो देखिए यहां पे मैं क्या लिखा हूं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू K। मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? K।
कोई भी कांस्टेंट टर्म है, मैं मान लेता हूं k है ना। तो अब देखिए, जब k मैं मान लेता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि A1/A2 इज इक्वल टू k होगा, ये कह सकता हूं ना, ये होगा। फिर B1/B2 इज इक्वल टू k होगा, ये भी कह सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया है इसको, है ना। तो अब बताइए कि A1 फ्री करेंगे तो A2 KA2 आएगा, B1 फ्री करेंगे तो KB2 आएगा, ये आएगा ना आपके पास। अब स्टूडेंट क्या करना है, इस वैल्यू को आपको पुट करना इक्वेशन में। तो इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। आप एक इधर लिखिए, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन 1 के लिए, ये जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन 2 के लिए। तो देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A1 के जगह पे आपको क्या रखना है, KA2 ये वाला वैल्यू रख दो। तो A2KX प्लस B1 के जगह पे B2K रखोगे तो B2KY प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो जब स्टूडेंट आपने देखा K कॉमन लिया आपने, तो A2X प्लस B2Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और ये एज इट इज अपना चलता आ रहा है ना, जनरल फॉर्म इसका, है ना, ये चलता आ रहा है। अब समझिएगा, समझने वाला बात क्या है इसमें। तो ये मैं मान लेता हूं, तो K जब कॉमन लिया ना तो क्या आया, A2X प्लस B2Y प्लस C1। अगर मैं कहूं स्टूडेंट कि मैंने क्या माना था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 को मैंने K कहा था, सिर्फ इसको कहा था। अगर मैं फिर कह दूं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू K, अगर ऐसा मैंने किया कि टोटल को मैंने K मान लिया, यानी कि ये कंडीशन भी मैंने फुलफिल किया, अगर कि C1/C2 इज इक्वल टू K हो जाए, या K मैं मान लिया, तो C1 जब फ्री करोगे तो KC2 आएगा आपके पास। तो अब क्या करोगे, ये माना हूं मैं, है ना, एजम्पशन है कि अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए पहले में क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू K मैंने माना, बट अब क्या किया कि C1/C2 इज इक्वल टू K ये मान लिया। फिर तो उसमें क्या मैंने पाया कि C1 इज इक्वल टू KC2 आ रहा है। अब बाबू क्या करोगे आप लोग कि C1 का वैल्यू के जगह पे, आप C1 के जगह पे उसका वैल्यू रख दोगे KC2। तो यहां पे देखिए, आप अगर KC2 रखते हो इसके जगह पे, ये वाला के जगह पे आपको ये रखना है वैल्यू, है ना, यू विल पुट हियर KC2। तो यहां पे KC2 आप रख दो यहां से लेके, तो आपको अब आप K कॉमन लो तो आपको क्या मिलेगा, A2X प्लस B2Y प्लस K कॉमन ले लिए तो C2 आ गया ना। तो ये टर्म आपको मिल गया है यहां पे, ठीक, समझते रहिएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए ये K जो है मल्टीप्लीकेशन में है स्टूडेंट, तो अपॉन 0 डिवीजन में आ जाएगा, यहां पे अपॉन K, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। कब आया ये कंडीशन 0, जब मैंने C1/C2 को K के बराबर रखा, किसके बराबर रखा, C1/C2 को K के बराबर रखा, यानी कि जो वैल्यू इसका आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर ये देगा तो ये भी क्या देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने C1/C2 को K मान लिया है तो उसका वैल्यू देख सकते हैं आप कि दोनों क्या हो गया, ये देखिए आप यहां, ये है ना, कहां है ये देखिए, ये दोनों सेम आया कि नहीं आया, ये सेम आया। इनफाइनाइटली यहां पे लिखोगे, इनफाइनाइटली हैव मेनी सॉल्यूशन, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने C1/C2 इज इक्वल टू K मान लिया, तो K मान लिया तो मैंने देखा कि A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू इसके बराबर आ रहा है, तो जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। यानी कि हम कह सकते हैं A1 हमने क्या किया था, देखिए यहां पे A1/A2 इज इक्वल टू K, B1/B2 इज इक्वल टू K, C1/C2 इज इक्वल टू K, ये कहा था। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो ये क्या देगा, इनफाइनाइटली हैव मेनी सॉल्यूशन, क्या देगा, इनफाइनाइटली हैव मेनी सॉल्यूशन।
ये मैं कब कहा था कि दोनों सेम आ रहा है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन? जब मैंने C1 का वैल्यू रखा, यानी कि C1/C2 इज इक्वल टू K रखा। समझ रहे हैं बात? तो मैंने कहा कि अच्छा ये तो सेम आ गया C1/C2 रखने पे, C1/C2 इज इक्वल टू K रखने पे, है ना? तो जब सेम आ गया तो एक का वैल्यू अगर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, दूसरे का भी तो वही आएगा, सेम आएगा, है ना? और फिर इस कंडीशन से हमने क्या देखा कि A1/A2 इज इक्वल टू K है, तो B1/B2 इज इक्वल टू K है, C1/C2 इज इक्वल टू K है, क्योंकि हमने माना था, है ना? क्यों माना था? ये एजम्पशन था, ताकि मैं ये देख सकूं। तो लास्टली मेरे पास क्या आता है? A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इनफाइनेटली हैव मेनी सॉल्यूशन। तो इसको देखो, ये चीज है, थोड़ा सा मुश्किल था ये आपके लिए, है ना? तो उसमें क्या है कि अब जब क्वेश्चन आप करोगे ना स्टूडेंट, तो ये चीज क्लियर होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें ज्यादा आपको इससे वैल्यू उठाना है, इसमें पुट करना है ना? उसके बाद वापस आप एजम्पशन मानना है कि मान लेता हूं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू K है, तो क्या होगा कंडीशन, है ना? तो ये चीज आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो और कंसेप्ट होगा क्लियर इसमें, है ना? तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझ रहा हूं कि आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, और आप खुद रिवीजन करेंगे, एक दो बार इसको पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, और मोर क्लियरिटी के लिए हम लोग इसका आगे का न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस। तो आप कुछ क्वेश्चन जो है 3.5 एक्सरसाइज का, है ना, तो खुद से भी ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय।